हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं मुस्कान खंडेलवाल बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप सभी का एकेएस एकेडमी के इस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर, जहां मैं आप सभी से मिल रही हूँ न्याय बैच के अंतर्गत, जिसके अंतर्गत हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रीलिम्स की पूरी तैयारी क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट पे करा रहे हैं, जहां एक क्वेश्चन का मतलब आगे आने वाले 5 क्वेश्चंस को सॉल्व कराता है। आइए इस लेक्चर को शुरू करने से पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट चीजों को जान लेते हैं और फिर हम अपने आज के 25 क्वेश्चंस को समझते हैं। देखेंगे सबसे पहले यहां पर आपको न्याय बैच के बारे में बताया गया है, जिससे अब तक आप सभी लोग वाकिफ हैं कि ये न्याय बैच क्या है। फ्री ऑफ कॉस्ट प्रीलिम्स की तैयारी है और ऐसी तैयारी है जो हमारा प्रीलिम्स क्वालिफाई कराएगी, क्योंकि यहां पर जो भी क्वेश्चंस हैं वो सभी हाई क्वालिटी क्वेश्चन है, मोस्ट प्रोबेबल और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का समावेश करके, उनको समझ के, उनकी प्रवृत्तियों को जानकर फिर आपके लिए क्वेश्चंस को डिसाइड किया गया है। आगे यहां पर आपको थोड़ी सी जानकारी मैं इन्फिनिटी प्लस बैच के बारे में देना चाहूंगी। एकेएस एकेडमी का बैच है जो आपको प्ले स्टोर के माध्यम से इंस्टॉल करना है। इसके बाद आपको जो है तो इसमें क्या क्या चीजें मिलेंगी वो देखना है। सबसे पहले आपको यहां पर बाइलिंगुअल फॉर्मेट पर पूरे रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे, राइट फ्रॉम पेपर 1 टू पेपर 6। आपको बाइलिंगुअल फॉर्मेट पे सभी सब्जेक्ट्स के सभी टॉपिक्स के रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे। लाइव क्लास में आपको क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट पे पूरा मेंस तैयार करवाया जाएगा, जिसकी रिकॉर्डिंग भी आपको मिलेगी। क्लियर है? अभी क्लासेस ऑलरेडी चल रही हैं, आप चाहो आप अभी भी इनरोल कर सकते हो। बहुत ही कम प्राइजेस पर आपको ये बैच मिल रहा है, जिसके अंतर्गत आपको एक नहीं बल्कि 4 फायदे मिल रहे हैं। समझेंगे कैसे? सबसे पहले थ्योरी लेक्चर्स, देन उसके बाद, क्योंकि क्या होता है हम क्वेश्चन आंसर रट लेते हैं, सॉरी हम कंटेंट रट लिए, हमने समझ लिया किसके समय पर क्या हुआ, सब याद कर लिया, पर जब आंसर राइटिंग की बात आती है तो हमसे बोला जाता है कि हमसे फॉर्मेटिंग नहीं आती है ना, हमसे आंसर्स को फॉर्मेट करते नहीं बन रहे। यहां पर आपको इतने शानदार तरीके से आंसर राइटिंग फॉर्मेट सिखाया जा रहा है कि आंसर राइटिंग नहीं आती ये शब्द तो आपको कभी बोलने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। आप क्वेश्चन देखोगे और सीधा आंसर आपके दिमाग में छप जाएगा। उसके बाद आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो इनकी क्वेश्चन आंसर्स जो होंगे, और इस कोर्स की वैलिडिटी 2 सालों तक वैलिड रहेगी। आगे क्या क्या फायदे हैं? सबसे पहले पूरा प्रीलिम्स पढ़ाया जाएगा, पूरा मेंस, टेस्ट सीरीज, और सबसे इंपॉर्टेंट फ्री मटेरियल। व्हाट इज दिस फ्री मटेरियल? इस फ्री मटेरियल में हम रोज न्याय बैच के अंतर्गत जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जो भी एक्स्ट्रा चीजें लिखेंगे समझेंगे, उस सभी का पीडीएफ आपको इस ऐप के अंदर फ्री में मिलेगा। क्लियर है? ये आपके लिए एक गिफ्ट है। इसके लिए आपको कोई भी एडिशनल प्राइस पे करने की आवश्यकता नहीं है, आपको केवल इस बैच के पैसे देने हैं, उसी में आपको ये सारी चीजें मिलेंगी। फिर भी यदि आपको कोई डाउट है तो ये यहां पर व्हाट्सएप है, आप यहां से सीधा हमारे मेंटोर से कनेक्ट कर सकते हो। क्लियर है? आपको एकेएस एकेडमी का टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लेना है। इससे आपको इस बैच की और हमारे न्याय बैच की इंपॉर्टेंस पता चलेगी, जब आप देखोगे कि कैसे 20 क्वेश्चंस आपके डायरेक्ट प्रीलिम्स में छपकर आए थे इस बार के हमारे कोर्स से, इस बार की हमारी मैराथन वीडियोस से और टेस्ट सीरीज से। क्लियर है? आइए तो अब आपका ज्यादा समय ना लेते हुए शुरू करूंगी मैं आज की क्लास को, जहां हमारा पहला क्वेश्चन है, जहांगीर ने अपने पुत्र खुसरो की हत्या कहां की थी? जहांगीर ने अपने पुत्र खुसरो की हत्या कहां की थी? तो खुसरो कौन था? जहांगीर के बेटे थे, जिनकी हत्या उन्होंने बुरहानपुर में की थी। कहां पर की थी दोस्तों? बुरहानपुर में। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, जहांगीर ने खुसरो की हत्या कहां पर की? बुरहानपुर में। यही जहांगीर कौन थे? जहांगीर मुगल शासक। जहांगीर कौन थे? मुगल शासक थे। ठीक है, ये कौन थे? जहांगीर अकबर के बेटे थे। इन्होंने, जहांगीर ने वीर सिंह बुंदेला, किससे? वीर सिंह बुंदेला से कहकर अबुल फजल की हत्या करवाई। किसकी? अबुल फजल की। तो जहांगीर से कहकर इन्होंने अबुल फजल की हत्या करवाई। ठीक है, इनका जो टेन्योर है वो 1605 से 1627 तक था। किसका? जहांगीर का। हम किसकी बात कर रहे हैं? जहांगीर की। तो जहांगीर मुगल एम्पायर थे, किसके बेटे थे? अकबर के। ये जो जहांगीर थे उन्होंने वीर सिंह बुंदेला
से अकबर के प्रमुख जो दरबारी थे अबुल फजल, उनकी हत्या करवा दी थी। अब इन्हीं वीर सिंह बुंदेला ने जहांगीर को सम्मान देने के लिए ओरछा में जहांगीर पैलेस का निर्माण करवाया। ओरछा में जहांगीर पैलेस का निर्माण करवाया था। किसने? वीर सिंह देव बुंदेला ने, जिन्होंने जहांगीर के कहने पर अबुल फजल की हत्या की थी। क्लियर है? उसके बाद आपको ध्यान रखना है, कई बार पूछा जाता है कि कौन सा ब्रिटिश एम्बेसडर है ना, कौन सा ब्रिटिश एम्बेसडर इनके समय पर, जहांगीर के समय पर जहांगीर से मिलने मांडू आया था? तो सर टॉमस रो। कौन? सर टॉमस रो। सर टॉमस रो ये कहां आए थे? जहांगीर से मिलने अजमेर से मांडू। अजमेर से मांडू। क्लियर? बाद में जहांगीर के बेटे शहजादा परवेज से मिलने वो बुरहानपुर भी गए थे। ध्यान रहेंगी इतनी चीजें। एक क्वेश्चन है, कई सारे आंसर्स हमारे इससे सॉल्व हो रहे हैं। देखिए, आपसे पूछा क्या गया था? जहांगीर ने अपने बेटे खुसरो की हत्या कहां की? ये वही खुसरो हैं जिन्हें पांचवें सिख गुरु अर्जुन देव दास का या अर्जुन देव का समर्थन प्राप्त था। तो उन्होंने, जहांगीर ने खुसरो की हत्या कहां पर की? बुरहानपुर में। क्लियर है? उसके बाद मध्य प्रदेश से अगर जहांगीर के संबंध देखें तो जहांगीर ने मध्य प्रदेश के बुंदेला राजवंश के शासक वीर सिंह देव बुंदेला से कहकर अबुल फजल की हत्या करवाई थी। वीर सिंह देव बुंदेला ने ओरछा में जब जहांगीर आने वाले थे तो उनके सम्मान में जहांगीर पैलेस का निर्माण उनके ठहरने के लिए करवाया था। यहां पर आपको ध्यान रखना है, कौन सा इंग्लिश दूत, कौन सा इंग्लिश एम्बेसडर? सर टॉमस रो। सर टॉमस रो जहांगीर से मिलने कहां आए थे? तो अजमेर से मांडू आए थे। और शहजादा परवेज से मिलने कहां गए थे? बुरहानपुर गए थे। क्लियर? जहांगीर के बारे में इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है। आगे देखेंगे। देखिए, लिखा है बुरहानपुर। जहांगीर ने अपने पुत्र खुसरो की हत्या बुरहानपुर किले पर की थी। जहांगीर के कहने पर वीर सिंह देव बुंदेला अबुल फजल की हत्या कर दी। सर टॉमस रो जहांगीर से मिलने अजमेर से मांडू आए थे। क्लियर है? यही चीजें हमने पढ़ी। आगे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, औरंगजेब चेंज द नेम ऑफ विच रीजन ऑफ मध्य प्रदेश टू इस्लामगढ़? औरंगजेब ने मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र का नाम बदलकर इस्लामगढ़ कर दिया था? तो आपको ध्यान रखना है, हम जब गोंड पढ़ते हैं, गोंड डायनेस्टी, तब हम उनकी 3 ब्रांचेस पढ़ते हैं। एक देवगढ़ के गोंड जो छिंदवाड़ा वाले क्षेत्र पर थे, एक खिरला के गोंद जो बैतूल वाले क्षेत्र पर थे, और एक हमारे मंडला गढ़ा रामनगर के गोंड जो हम हमेशा पढ़ते हैं, रानी दुर्गावती दलपत शाह। तो देवगढ़, ठीक है, देवगढ़ का नाम बदलकर औरंगजेब ने इस्लामगढ़ कर दिया था। ये आपको ध्यान रखना है, ये आपको ध्यान रखना है। देवगढ़ का नाम बदलकर उन्होंने क्या कर दिया था? इस्लामगढ़। इन्हीं औरंगजेब की सेना में कौन शामिल थे? दोस्त मोहम्मद खान। दोस्त मोहम्मद खान। और दोस्त मोहम्मद खान ने औरंगजेब की मृत्यु के बाद भोपाल रियासत की संस्थापना या भोपाल रियासत की स्थापना उन्होंने की थी। औरंगजेब के विरुद्ध छत्रसाल ने, किसने? छत्रसाल ने बुंदेला विद्रोह की शुरुआत भी की थी। बुंदेला विद्रोह। औरंगजेब का जो देवगढ़ अभियान है, इसका जो मेंशन है वो हमें साकिर मुस्तैद खान की रचना मासिर ए आलमगीरी में मिलती है। मासिर ए आलमगीरी में मिलती है। क्या बोला जा रहा है? औरंगजेब ने मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र का नाम इस्लामगढ़ रख दिया था? तो औरंगजेब ने देवगढ़ जो छिंदवाड़ा वाले रीजन के पास है, देवगढ़ का नाम बदलकर इस्लामगढ़ रख दिया था। क्लियर? औरंगजेब ने देवगढ़ पर आक्रमण भी किया था और इस आक्रमण की जानकारी हमें साकी मुस्तैद खान की मासिर ए आलमगीरी से मिलती है। साकी मुस्तैद खान की मासिर ए आलमगीरी से मिलती है। इन्हीं के सेना में दोस्त मोहम्मद खान भी शामिल थे, क्योंकि हम पढ़ेंगे कि दोस्त मोहम्मद खान कौन थे?
जो मुगल आर्मी में अफगानी सैनिक थे, जो अफगानिस्तान के खैबर दर्रे वाले रीजन से आए थे, वहां से होते हुए ये मुजफ्फरनगर के जलालाबाद में आए और बाद में ये औरंगाबाद आए और औरंगजेब की सेना में शामिल हो गए थे। ठीक है, उसके बाद आपको याद रखना है छत्रसाल ने इनके विरुद्ध बुंदेला विद्रोह भी किया था। बुंदेला विद्रोह क्लियर है? देखेंगे, बुंदेला शासक छत्रसाल ने औरंगजेब के खिलाफ बुंदेला विद्रोह का नेतृत्व किया। औरंगजेब ने गोंड राज्य की राजधानी देवगढ़ का नाम बदलकर इस्लामगढ़ कर दिया। औरंगजेब का सेनापति दोस्त मोहम्मद खान ने बाद में भोपाल रियासत की स्थापना की। यही चीजें हमने पढ़ी हैं। क्लियर है? आगे देखते हैं। हमारा तीसरा क्वेश्चन है, विच रूलर ऑफ मध्य प्रदेश मेड अ सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ कैनाल्स। मध्य प्रदेश के किस शासक ने नहरों के निर्माण में अपना विशेष योगदान दिया है? तो मध्य प्रदेश के किस शासक ने? द आंसर इज मान सिंह तोमर। द आंसर इज मान सिंह तोमर। मान सिंह तोमर ने नहरों के निर्माण में अपना विशेष योगदान दिया है। मान सिंह तोमर कौन थे? तोमर डायनेस्टी के प्रतापी शासक। ठीक है, फिर इन्होंने मान कौतूहल की रचना की थी। मान कौतूहल क्लियर? इसका फारसी अनुवाद क्या है? इसका फारसी अनुवाद, तो मान कौतूहल का फारसी अनुवाद राग दर्पण है। ठीक है, राग दर्पण। इनके दरबार में मित्र मिश्र रहते थे। कौन? मित्र मिश्र, जिन्होंने मित्रोदय की रचना की थी। ठीक है, इनके दरबार में वृंदावन लाल वर्मा रहते थे, जिन्होंने मृग नयनी की रचना की थी। मृग नयनी, जिसमें मान सिंह तोमर और उनकी बिलवड गुजरी का मेंशन मिलता है। मान सिंह तोमर की बिलव्ड कौन थी? प्रेमिका कौन थी? गुर्जरी। और उन गुर्जरी को मृगनयनी उपन्यास में जो वृंदावन लाल वर्मा के द्वारा लिखी गई है, क्या कहा गया? मृग नयनी कहा गया। आगे इन्होंने ग्वालियर में बादलगढ़ महल, मान मंदिर, जीत महल और गुर्जरी महल का निर्माण करवाया अपनी बिलवड के लिए। किसका निर्माण इन्होंने कराया? तोमर डायनेस्टी के जो फाउंडर थे वो से वीर सिंह देव तोमर, जिन्होंने अपनी राजधानी तंवरघर मुरैना के आसपास बनाई थी। उसके बाद इस डायनेस्टी के सबसे प्रतापी शासक हुए कौन? मान सिंह तोमर। मान सिंह तोमर ने नहरों के निर्माण में अपना सर्वाधिक योगदान दिया था, नहरों के निर्माण में। उसके बाद ध्यान रखना है, इनकी बिलवड थी गुर्जरी, जिनके लिए वृंदावन लाल वर्मा ने मृगनयनी उपन्यास लिखा था, जिसमें मान सिंह तोमर और मृगनयनी की प्रेम कहानी की चर्चा की गई है। इन्हीं के दरबार में मित्र मिश्र रहते थे, जिन्होंने मित्रोदय ग्रंथ की रचना की। इन्होंने स्वयं किसकी रचना की थी? मान कौतूहल की रचना की, जिसका फारसी अनुवाद राग दर्पण कहलाता है। क्लियर है? यह जिसका फारसी अनुवाद राग दर्पण के नाम से किया गया। इन्होंने ग्वालियर में बादलगढ़ महल, मान मंदिर और जीत महल ने गुजरी महल का निर्माण करवाया। जीत महल का निर्माण वीर सिंह देव तोमर ने करवाया था, ये आपको ध्यान रखना है। जीत महल का निर्माण जो है वो वीर सिंह देव तोमर ने कराया था। इन्हीं के समय पर आपको याद रखना है सिकंदर लोदी। इन्हीं के समय पर सिकंदर लोदी, इब्राहिम लोदी और बहलोल लोदी जो है वो ग्वालियर की सीमा के निकट से गुजरे थे। और बहलोल लोदी के लिए मान सिंह तोमर ने 80 लाख टका उपहार भिजवाए थे।
ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। कभी हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए कि किस तोमर शासक के समय पर बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी और इब्राहिम लोदी ग्वालियर की सीमा से गुजरे? मान सिंह तोमर के समय पर किस तोमर शासक ने बहलोल लोदी को उपहार भिजवाए? मान सिंह तोमर ने। फिर उनके बेटे हुए विक्रमजीत सिंह तोमर, जो इब्राहिम लोदी से हार गए और उनकी सेना में शामिल हो गए। उनके बिहाफ में उन्होंने पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा, जिसमें उनकी मृत्यु हो गई। क्लियर? तो किसने अपना योगदान दिया है नहरों के कंस्ट्रक्शन में? मान सिंह तोमर ने। ध्यान रखना है। मेदिनी राय, ये चंदेरी से संबंधित हैं, ध्यान रखना है। ठीक है, बैटल ऑफ चंदेरी, बाबर और मेदिनी राय पढ़ा है हमने अपने प्रीवियस क्लास में। महाराजा छत्रसाल बुंदेला, बुंदेला राजवंश के पन्ना रियासत के वास्तविक संस्थापक, चंपत राय के बेटे महाराजा छत्रसाल बुंदेला। आगे देखेंगे, देखिए मान कौतूहल की रचना की है, गुर्जरी महल और बादलगढ़ महल इन्होंने बनवाया है और नहरों के योगदान में अपना, नहरों के कंस्ट्रक्शन में अपना विशेष योगदान इन्होंने दिया है। क्लियर? तो इतनी चीजें मान सिंह तोमर के बारे में आपको याद रखनी है। देखिए कुछ चीजें ऐसी हैं जो मैं यहां पर आपको लिख नहीं पाती, यहां पर आई हैव लिमिटेड स्पेस, तो कुछ ऐसी चीजें हैं, 2-3 चीजें जो मैं सिर्फ बोलती हूं, लिखती नहीं हूं, तो उसको भी आपको अपनी नोटबुक में नोट करना है, क्योंकि वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे भी क्वेश्चन बन सकता है। जैसे अभी मैंने बताया बुंदेला राजवंश की पन्ना रियासत के वास्तविक संस्थापक, मैं संस्थापक भी बोल सकती थी, बट संस्थापक उनके फादर चंपत राय थे, वास्तविक संस्थापक महाराजा छत्रसाल, जिनके दरबार में कवि भूषण रहते थे। ठीक है, आगे देखेंगे। Who is the author of the novel मृग नयनी? अभी हमने पढ़ा है वृंदावन लाल वर्मा, वृंदावन लाल वर्मा। क्लियर? आगे देखेंगे। Which of the following गोंड रूलर्स referred as पुलत्स्य वंशी? किस गोंड शासक को पुलत्स्य वंशी कहा जाता है? क्या दलपत शाह को कहा जाता है? नहीं। ये कौन थे? रानी दुर्गावती के हस्बैंड थे, इन्हें नहीं कहा जाता। मधुकर शाह, इन्हें भी नहीं कहा जाता। पहाड़ सिंह, इन्हें भी नहीं कहा जाता। तो फिर किसे? संग्राम शाह। संग्राम शाह को क्या कहा जाता है? पुलत्स्य वंशी। क्या कहा जाता है? पुलत्स्य वंशी। आइए हम कुछ चीजें संग्राम शाह के बारे में जानते हैं और लिखते हैं। सबसे पहले संग्राम शाह, इनका रियल नेम क्या था? क्या इनका रियल नेम था संग्राम शाह? नहीं, इनका रियल नेम था अहमद दास। अहमद दास, जो अर्जुन दास के बेटे थे। कौन से अर्जुन दास? द फर्स्ट रूलर ऑफ गोंड डायनेस्टी इज यादव राय, देन अर्जुन दास, अर्जुन दास के बेटे संग्राम शाह। अर्जुन दास के समय पर सिख गुरु जो थे वो यहां पर आए थे। ठीक है, पढ़ेंगे आगे। तो आपको ध्यान रखना है, रियल नेम अहमद दास। तो फिर इन्हें संग्राम शाह क्यों कहते हैं? क्योंकि इन्हें संग्राम शाह की उपाधि दी गई थी गुजरात के शासक बहादुर शाह के द्वारा। बहादुर शाह द्वारा उपाधि किसकी? संग्राम शाह की। ठीक है, अब इस डायनेस्टी की जो कैपिटल है ना, वो पहले क्या होती थी यादव राय और अर्जुन दास के समय? गहोरा चित्रकूट में। कहां पर? गहोरा चित्रकूट में। इन्होंने राजधानी स्थानांतरित की और राजधानी इन्होंने किसे बना दिया? कैपिटल इन्होंने किसे बना दिया? गहोरा से बदलकर सिंगौरगढ़ को। सिंगौरगढ़ कहां पर है ये? दमोह में। ये वही सिंगौरगढ़ है जहां पर विंध्यंस की सबसे ऊंची चोटी स्थित है। ठीक है, दमोह के संग्रामपुर में बेसिकली। ठीक है, दमोह के संग्रामपुर में, या क्या स्थित है? विंध्याचल की सबसे ऊंची चोटी, जिसे कलमूर पर्वत भी कहा जाता है या गुडविल पर्वत भी कहा जाता है। ठीक है, जिसकी ऊंचाई 752 मीटर है, ध्यान रखना है। तो दमोह के सिंगौरगढ़ में स्थित है क्या? विंध्याचल की सबसे ऊंची चोटी। तो इन्होंने अपनी राजधानी क्या बना ली? सिंगौरगढ़। देन उसके बाद आपको ध्यान रखना है, इन्होंने सिंगौरगढ़ का किला बनवाया। सिंगौरगढ़ किला, चौरागढ़ का किला। अब ये चौरागढ़ कहां है?
चौरागढ़ जहां पर रानी दुर्गावती इनकी पुत्र वधू ने अपनी कैपिटल शिफ्ट की थी। सबसे पहली कैपिटल गहोरा, गहोरा से सिंगौरगढ़ किसने? अहमददास ने। सिंगौरगढ़ से चौरागढ़ जो नरसिंहपुर में है किसने? रानी दुर्गावती ने। तो ध्यान रखना है, चौरागढ़ कैपिटल बनाया था दुर्गावती ने, लेकिन चौरागढ़ का किला बनवाया था संग्राम शाह ने। चौरागढ़ किला, संग्राम सागर लेक, संग्राम सागर तालाब और बाजना मठ का निर्माण। सिंगौरगढ़ का किला दमोह, चौरागढ़ का किला नरसिंहपुर, संग्राम सागर लेक जबलपुर, बाजना मठ जबलपुर का इन्होंने निर्माण करवाया। संस्कृत के विद्वान थे। कौन थे? संस्कृत विद्वान। और इन्होंने संस्कृत में एक पोयम की रचना की थी जिसका नाम था रस रत्नमाला, जो कि गोंड के द्वारा पहली संस्कृत कविता थी। रस रत्न माला, फर्स्ट संस्कृत पोइट बाय गोंड्स। ठीक है। इन्हें रूपनाथ झा की एक रचना है, रूपनाथ झा की रचना है गणेश नृप वर्मन, गणेश नृप वर्मन, जहां इन्हें 52 गधाधिपति भी कहा गया है। 52 गणाधिपति, जहां इन्हें 52 गणाधिपति भी कहा गया है। क्यों कहा गया है? क्योंकि इनके पास 52 गढ़ थे। क्या थे? 52 गढ़ या 52 फोर्ट। ठीक है। तो इतनी चीजें आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहले रियल नेम अहमददास। अच्छा बताएं, सबसे पहले आपको ध्यान रखना है क्या? कलमूर पर्वत जो मैंने बताया था, दमोह में संग्रामपुर में स्थित, दमोह में स्थित संग्रामपुर में इस पठार की सबसे ऊंची चोटी, कौन से पठार की? विंध्याचल की सबसे ऊंची चोटी गुडविल पर्वत स्थित है। ठीक है। अब अहमददास वास्तविक नाम, बहादुर शाह द्वारा उपाधि संग्राम शाह की, कैपिटल सिंगौरगढ़ दमोह। आगे सिंगौरगढ़ किला, चौरागढ़ का किला नरसिंहपुर में बनवाया, संग्राम सागर तालाब और बाजना मठ जबलपुर में। संस्कृत के विद्वान थे, संस्कृत कविता रस रत्नमाला की रचना की और रूपनाथ झा की रचना गणेश नृप वर्मन में इन्हें 52 गधाधिपति कहा गया है। इनका मेंशन अकबर की जो किताब है, मतलब अकबर से संबंधित, अपुल फजल द्वारा लिखित आईने अकबरी में भी मिलता है। आईने अकबरी में भी इनका मेंशन मिलता है। तो क्वेश्चन था पुलत्स्य, आंसर संग्राम शाह। आगे देखेंगे, रानी दुर्गावती किस डायनेस्टी से संबंधित थी? तो रानी दुर्गावती चंदेल डायनेस्टी से संबंधित थी। वो उनकी शादी हुई थी दलपत शाह गोंड से, लेकिन वो किसकी बेटी थी? शालीवाहन चंदेल, शालीवाहन चंदेल। क्लियर। और ये जो शालीवाहन थे ये किसके भाई थे? कीरत सिंह के भाई, कीरत सिंह चंदेल, कीरत सिंह चंदेल के भाई थे। क्लियर। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। कौन थे? शालीवाहन चंदेल, जो कि कीरत सिंह चंदेल के भाई थे। ठीक है। उनकी बेटी कौन थी शालीवाहन की? रानी दुर्गावती, जिनकी शादी किससे हुई? दलपत शाह गोंड से। तो रानी दुर्गावती चंदेल वंश की राजकुमारी थी, जिनका विवाह गोंड शासक दलपत शाह से हुआ। पिता शालीवाहन थे जो चंदेल वंश के थे। 1564 में अकबर ने गोंडवाना अभियान में रानी दुर्गावती के खिलाफ आक्रमण किया था। 1564 में मुगल सेनापति असफ खान ने आक्रमण किया रानी दुर्गावती पर। 24 जून 1564 को जब रानी दुर्गावती ने पाया कि वो चारों साइड से मुगलों से घेरी जा चुकी हैं, तो उन्होंने आधार सिंह कायस्थ की टैगर लेकर यानी कटार लेकर अपने आप को आत्मशहीद कर लिया। व्हाट इज द डेट? 24 जून 1564। हेंस दिस डे इज सेलिब्रेटेड एज बलिदान दिवस इन मध्य प्रदेश। आगे देखेंगे, मंडला के मोती महल का निर्माण किस शासक ने कराया था? तो मंडला के मोती महल का निर्माण मधुकर शाह ने नहीं करवाया, निजाम शाह इन्होंने भी नहीं करवाया। इन्होंने तो मंडला के किले में राज राजेश्वरी मंदिर बनवाया था।
कहा? मंडला के किले में। प्रेम शाह, इन्होंने भी नहीं करवाया। हृदय शाह, हृदय शाह ने क्या किया था? मंडला के मोती महल का निर्माण करवाया था। इन्हें संगीताधिराज की उपाधि भी दी गई थी। संगीताधिराज की उपाधि भी दी गई थी। इन्होंने हृदय कौतुक और हृदय प्रकाश की रचना भी की थी। हृदय प्रकाश ग्रंथों की रचना भी की थी। इन्होंने मंडला का मोती महल, इसके बाद रानी महल और राय भगत की कोठी का निर्माण करवाया था। राय भगत की कोठी, और तीनों ही चीजें कहां पर हैं? मंडला में। रानी महल को हम बघेलिन महल भी कहते हैं, बघेलिन महल, या इसे ही हम बेगम महल भी कहते हैं। किसके लिए इन्होंने बनवाया था? चिमनी बेगम के लिए। किसके लिए? चिमनी बेगम के लिए, उनकी याद में। तो ध्यान रहेगा इतनी चीजें। हृदय शाह, अच्छा, मंडला मेडिकल कॉलेज का नाम इन्हीं के नाम पर रख दिया गया है। क्यों? इन्हें सम्मान देने के लिए। तो क्या नाम रख दिया गया? हृदय शाह मेडिकल कॉलेज। कहां पर? मंडला में। इन्होंने मंडला में मोती महल, रानी महल, जिसे बघेलिन महल या बेगम महल भी बोलते हैं, उसका निर्माण करवाया, और राय भगत की कोठी का। इन्हें किसकी उपाधि दी गई थी? संगीताधिराज की। देखेंगे यहां पर, यह स्वयं संगीतकार था। हृदय कौतुक संगीत ग्रंथ की रचना की। रामनगर मंडला को राजधानी बनाया। मंडला के निकट हृदयनगर की स्थापना की और मोती महल का निर्माण भी करवाया था। आगे देखेंगे हम यहां पर। नेक्स्ट है गणेश नृप वर्मन वॉज रिटन बाई। अभी हमने पढ़ा गणेश नृप वर्मन की रचना रूपनाथ झा ने की थी। किसने की थी? रूपनाथ झा ने। देखिए कुछ और गोंड साहित्यकार हैं जिनकी रचनाएं आपको याद करनी है, जैसे दामोदर ठाकुर, तो इनकी है दिव्य निर्णय। पद्मनाथ, दुर्गावती प्रकाश और वीर चंपू। फिर है भानुदत्त मिश्र, तो रस मंजरी। लक्ष्मी प्रसाद दीक्षित, गजेंद्र मोक्ष। दामोदर ठाकुर संग्राम शाह के दरबार में थे, उनके दरबारी कवि के रूप में, और ये दोनों दुर्गावती के दरबार में थे। निजाम शाह के दरबार में लक्ष्मी प्रसाद दीक्षित थे, जिन्होंने किसकी रचना की? गजेंद्र मोक्ष की। तो ये रचनाएं भी आपको पता होना बहुत जरूरी है। सबसे पहले तो रूपनाथ झा की रचना गणेश नृप वर्मन, फिर संग्राम शाह के दरबार में दरबारी कवि थे दामोदर, दी से दामोदर, दी से दिव्य निर्णय। तो दामोदर ने दिव्य निर्णय लिया और उसकी रचना की। आगे पद्मनाथ और भानुदत्त। पद्मनाथ ने दुर्गावती प्रकाश और वीर चंपू की रचना की। भानुदत्त ने रस मंजरी ग्रंथ की रचना की थी। किसकी? रस मंजरी। लक्ष्मी प्रसाद दीक्षित जो निजाम शाह के दरबार में थे, उन्होंने गजेंद्र मोक्ष की रचना भी की थी। क्लियर है इतनी चीजें? आगे देखेंगे। Who was the founder, ruler of the फारूकी डायनेस्टी? फारूकी डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे? फारूकी डायनेस्टी कहां पर थी? तो ये खानदेश बुरहानपुर वाले क्षेत्र पर थी। कहां पर? बुरहानपुर वाले रीजन पर, जिसके संस्थापक मलिक रजा थे। किसके? मलिक कौन थे? मलिक रजा। जब फिरोज शाह तुगलक अपने आक्रमण के बाद, यानी जब वो अपने कैंपेन के बाद वापस दिल्ली लौट रहे थे, तब मलिक रजा ने उनके लिए एक ग्रैंड फीस्ट का आयोजन करवाया था, जिससे फिरोज शाह तुगलक बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने मलिक रजा को बुरहानपुर का सूबेदार नियुक्त कर दिया। बाद में जब वहां तुगलकों का पतन हुआ, तब इन्होंने फारूकी डायनेस्टी की स्थापना कर ली थी, स्वयं को स्वतंत्र डिक्लेयर करके। फिर है नेक्स्ट नासिर खान, जिसे मलिक नसीर भी कहा जाता है। इन्हें खान की उपाधि गुजरात के अहमद शाह ने दी थी। गुजरात के अहमद शाह ने, इसीलिए इनके प्लेस ऑफ रूल को खान देश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? खान देश। इन्होंने आशा आहिर, जिन्होंने असीरगढ़ के किले का निर्माण करवाया था, उन्हें धोखा दिया और नासिर खान ने उनसे असीरगढ़ का किला छीन लिया था। क्लियर है?
आगे देखेंगे। तो द आंसर इज फाउंडर मलिक रजा, मलिक रजा के बेटे मलिक नसीर, जिन्होंने असीरगढ़ के किले पर कब्जा किया। अहमद शाह से इन्हें खान की उपाधि मिली और इनके शासन प्लेस को क्या कहा गया, खान देश कहा गया। इसी वंश के शासक थे मलिक रजा, जिन्होंने मलिक रजा नहीं, राजा अली खान, राजा अली खान, जिन्होंने जामा मस्जिद का निर्माण करवाया था बुरहानपुर किले के ऊपर। और उसके बाद फिर एक और आपको ध्यान रखना है, क्या, मीरन मोहम्मद खान, जिनकी मां थी रकैया बेगम, जिन्होंने बीबी के मस्जिद का निर्माण बुरहानपुर में करवाया था। बीबी का मस्जिद बुरहानपुर में जिन्होंने स्थापना करवाई थी। इसी वंश के अंतिम शासक थे कौन, मीरन बहादुर, मीरन बहादुर, जो अकबर से युद्ध में हार गए थे। अकबर का अंतिम अभियान था 1601 में असीरगढ़ अभियान, जिसमें ये उनसे हार गए थे। और ऐसा माना जाता है कि अकबर के असीरगढ़ अभियान के लिए कहा जाता है कि असीरगढ़ के द्वार सोने की कुंजी से खोले गए, क्योंकि इस अभियान के लिए अकबर ने बहुत सारे पैसे और रुपए और जो गहने हैं बेसिकली वो बांटे थे। ठीक है, तो ध्यान रखना है। नेक्स्ट है फारूकी वंश का वह शासक जिसने बुरहानपुर नगर की स्थापना की। तो बुरहानपुर नगर की स्थापना किसने की थी, उसकी स्थापना की थी नासिर खान ने। किसने स्थापना की थी दोस्तों, नासिर खान ने, गुरु बुरहानुद्दीन के नाम पर। ठीक है, ध्यान रखना है। देखिए, फारूकी वंश के शासक नासिर खान ने अपने धर्मगुरु जैनुद्दीन की सलाह पर ताप्ती नदी के दोनों तटों पर बुरहानपुर सूफी संत बुरहानुद्दीन के नाम पर और जैनाबाद नगर की स्थापना की थी, जैनुद्दीन के नाम पर। ध्यान रहेंगी। तो बुरहानपुर में जो फारूकी डायनेस्टी की स्थापना है वो किसने की, तो फारूकी डायनेस्टी की स्थापना की थी मलिक रजा ने, लेकिन बुरहानपुर शहर की खोज किसने की थी, वो की थी हमारे मलिक नसीर ने। ठीक, आगे ध्यान रखना है। दिल्ली सल्तनत के शासक अलाउद्दीन खिलजी ने मालवा विजय कब हासिल की, तो कब हासिल की थी, 1290 में। 1290 में उन्होंने परमार वंश के शासक, परमार वंश के शासक, परमार शासक महलक देव, महलक देव को आइन उल मुल्क सेनापति द्वारा मरवा दिए, सेनापति द्वारा मरवा दिया उनने, और मालवा को कैप्चर कर लिया। क्लियर है। तो परमार शासक महलक देव, जो कि लास्ट परमार रूलर थे, उनकी हत्या आइन उल मुल्क ने कर दी थी, जिसके बाद मालवा किसके अधीन आ गया था, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन ने 1290 में जलालुद्दीन खिलजी के शासनकाल में विदिशा पर पहला बड़ा आक्रमण किया। इस पर प्रारंभिक अभियान में उसने परमारों की धार्मिक नगरी उज्जैन और धार के मंदिरों को लूटकर संपत्ति दिल्ली भेजी। हालांकि मालवा का पूर्ण राजनीतिक विलय 1305 में हुआ, जब मांडू पर अधिकार किया गया। 1290 का आक्रमण मुख्य रूप से धन लूटने और शक्ति प्रदान प्राप्त करने के उद्देश्य से किया गया था। अब तो अलाउद्दीन आक्रमण ही इसीलिए करता था, अटैक बट नॉट कंसोलिडेटेड, यानी कि वो अटैक करते थे, संपत्ति लूटते थे और वापस आ जाते थे। ठीक है, मालवा के भी उन्होंने महत्वपूर्ण नगरों को लूटा था, विदिशा है, कलिंजर है, चंदेरी है, मांडू है, इंपॉर्टेंट नगरों को उन्होंने लूट लिया था। 1290 के आसपास उन्होंने इन जगहों पर लूट मचाई थी और अपना कब्जा कर लिया था। 1292 के आसपास उन्होंने परमार शासक महलक देव की हत्या कर उनकी जो राजधानी थी उसे भी अपने अंदर मिला लिया था। ठीक है, आगे देखेंगे। मालवा का यह शासक जिसे शेर शाह सूरी के सामने आत्मसमर्पण करना पड़ा, तो मालवा का कौन सा शासक था, रायसेन के शासक पूरणमल, जिन्हें 1543 में रायसेन पर के किले में शेर शाह सूरी द्वारा मार दिया गया था। शेर शाह सूरी द्वारा रायसेन पर के किले पर किस शासक की हत्या की गई, द आंसर इज पूरणमल। ठीक है, पूरणमल, द रूलर ऑफ मालवा, कंपेल्ड टू सरेंडर व्हेन शेर शाह सूरी अटैक्ड रायसेन फोर्ट इन 1543। बाद में 1545 में किसकी हत्या हो गई, कलिंजर के किले पर, कलिंजर के किले पर
उक्का नामक फायर वेपन चलाते वक्त धोखे से मौत। किसकी? शेरशाह सूरी की। ठीक है, कलिंजर के किले पर से 1545 में जब ये उक्का नामक आग्नेय यंत्र चला रहे थे तो इनकी भी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, उस यंत्र की वजह से। आगे देखेंगे, कवि पद्माकर ने किस सिंधिया शासक के राजदरबार में अलीजा प्रकाश की रचना की थी? तो आपको इसका आंसर बताना है। क्या माधवराव सिंधिया थे? नहीं, माधवराव सिंधिया, इन्हें आधुनिक ग्वालियर राज्य का निर्माता भी कहा जाता है। इन्होंने अपने प्रशासन को 9 बेसिकली डिपार्टमेंट में बांटा था, जिसे ग्वालियर महाराजा की सरकार भी कहा जाता था। क्लियर? इन्होंने ही ग्वालियर में व्यापारिक मेले की शुरुआत करवाई थी। ग्वालियर में ट्रेड फेयर की शुरुआत माधवराव सिंधिया द्वारा ही कराई गई थी। नेक्स्ट है, क्या जयाजीराव सिंधिया? नहीं, इनके समय पर तो 1857 की क्रांति हुई थी। इन्होंने तो जय विलास महल बनवाया था, इन्होंने मोती महल बनवाया था, है ना, मोती महल और जय विलास महल इटालियन स्टाइल में इन्होंने निर्माण करवाया था। 1857 के युद्ध में ब्रिटिशर्स का साथ दिया था। क्लियर? देन उसके बाद क्या ये जनकोजी राव सिंधिया थे? ये नहीं थे, क्योंकि ये तो माइनर थे। इनके समय पर मेजर शासन जो है वो इनकी मां किसके द्वारा? बैजाबाई के द्वारा संभाला जा रहा था, जिन्होंने बैजा ताल की स्थापना की थी, जिन्होंने उज्जैन के गोपाल मंदिर की स्थापना की थी। तो ना वो माधवराव सिंधिया थे, ना जयाजीराव सिंधिया, ना जनकोजीराव सिंधिया। द आंसर इज दौलतराव सिंधिया। दौलतराव सिंधिया, जिन्होंने 1810 में राजधानी उज्जैन से ग्वालियर स्थानांतरित की थी। आपको ध्यान रखना है, सिंधिया वंश की जो प्रारंभिक राजधानी है वो उज्जैन थी। बाद में दौलतराव सिंधिया ने 1810 में इस राजवंश की जो राजधानी है वो उज्जैन से बदलकर कहां की? ग्वालियर। इन्हें दौलतराव सिंधिया को मोतीवाला भी कहा जाता है। अब कुछ लोग समझते हैं कि इन्हें मोतीवाला इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन्होंने मोती महल का निर्माण करवाया होगा, जबकि ये गलत है। मोती महल का निर्माण किसने करवाया है? जयाजीराव सिंधिया ने। इन्हें मोतीवाला इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन्होंने मोतियों के व्यापार के लिए बाजार व्यवस्था उपलब्ध कराई थी। दैट्स वाई हम इन्हें मोतीवाला कहते हैं। इन्होंने ग्वालियर में लश्कर क्षेत्र की स्थापना भी की थी। इन्हीं के दरबार में कौन रहते थे? कवि पद्माकर, जिन्होंने अलीजा प्रकाश की रचना भी की थी। तो द आंसर इज दौलतराव सिंधिया। आगे देखना है, हु वॉज माझी ममोला इन द भोपाल स्टेट? भोपाल रियासत में माझी ममोला कौन थी? क्या वो यार मोहम्मद खान की पत्नी थी? नवाब हयात मोहम्मद खान की पुत्री थी? क्या वो दोस्त मोहम्मद खान की प्रेमिका थी? या उपयुक्त में से कुछ नहीं थी? तो ये यार मोहम्मद खान की पत्नी थी। कौन थी? वाइफ ऑफ यार मोहम्मद खान। कौन? माझी ममोला। माझी ममोला भोपाल के नवाब पर यार मोहम्मद खान की पत्नी थी। उदार महिला थी, यतीम बच्चों एवं विधवाओं की हमेशा मदद करती थी। क्लियर है? आगे, भोपाल की वह बेगम जो अलीगढ़ विश्वविद्यालय की प्रथम महिला वाइस चांसलर बनी। तो भोपाल की कौन सी बेगम है जो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी की पहली महिला वाइस चांसलर बनी? भोपाल की अंतिम बेगम, लास्ट बेगम, फोर्थ बेगम ऑफ भोपाल, जिन्हें हम खुसरो जहां बेगम या सरकार अम्मा या सुल्तान जहां बेगम भी कहते हैं। ठीक है, इन बेगमों के बारे में थोड़ा सा आप समझो। जो फाउंडर हैं, सबसे पहले आपको यहां पर सुनना है, 4 बेगमों ने शासन किया। भोपाल में कितनी बेगमों ने शासन किया? 4। सबसे पहले गौहर बेगम, जिन्हें हम कुदसिया बेगम भी कहते हैं। उसके बाद सिकंदर जहां बेगम, देन उसके बाद शाहजहां बेगम, शाहजहां बेगम। उसके बाद सुल्तान जहां बेगम, जिन्हें हम सरकार अम्मा या खुसरो जहां बेगम भी कहते हैं। खुसरो जहां बेगम भी कहते हैं। 1818 से लेकर 1926 तक भोपाल में 4 बेगमों ने शासन
किया था, जिसमें पहली थी गौहर बेगम, जिन्हें कुदसिया बेगम भी कहते हैं। सुनना है, वीडियो पॉज करके नोट करना है। सबसे पहले गौहर बेगम, इन्हें हम कुदसिया बेगम भी कहते हैं। ये नजर मोहम्मद खान की वाइफ थी। शी वॉज द वाइफ ऑफ नजर मोहम्मद खान, जो कि भोपाल के अंतिम कौन, मतलब जो भोपाल के कौन थे, नवाब थे। नवाब नजर मोहम्मद खान उनकी वाइफ थी। इन्होंने भोपाल में गौहर महल, जामा मस्जिद का निर्माण करवाया था। गौहर महल, शौकत महल, जामा मस्जिद, किनका निर्माण करवाया? गौहर बेगम ने अपने नाम पर गौहर महल, शौकत महल और जामा मस्जिद का। इन्होंने भोपाल के जो भी मक्का मदीना के तीर्थयात्री थे उनके लिए भी इन्होंने मक्का मदीना में इमारतों का निर्माण करवाया। इन्होंने पर्दा प्रथा का त्याग किया। इन्होंने भोपाल में पाइपलाइन व्यवस्था शुरू करवाई। कई सारे इंजीनियर्स नियुक्त किए, जिसमें डेविड कुक नाम के इंजीनियर सबसे प्रमुख थे। तो इतना काम किसने किया? गौहर बेगम ने। फिर आई सिकंदर जहां बेगम। सिकंदर जहां बेगम के बारे में आपको क्या याद रखना है? नजर मोहम्मद खान और गौहर बेगम की बेटी थी। कौन? सिकंदर जहां बेगम। इनके समय पर 1857 की क्रांति हुई थी, जिसमें इन्होंने ब्रिटिशर्स का साथ दिया था। ध्यान रखना है, सिकंदर जहां बेगम ने मोती महल और मोती मस्जिद का निर्माण भोपाल में करवाया था। भोपाल के मोती महल और भोपाल के मोती मस्जिद का निर्माण सिकंदर जहां बेगम के द्वारा कराया गया। इन्होंने अपने एडमिनिस्ट्रेशन को, प्रशासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए, बेहतर ढंग से चलाने के लिए मजलिस ए शूरा नामक विभाग का गठन किया था। मजलिस ए शूरा नामक विभाग का गठन इन्होंने किया था। आगे देखेंगे सिकंदर जहां बेगम भोपाल की एकमात्र बेगम थी जिन्होंने मक्का तीर्थ यात्रा की थी। यह भी आपको ध्यान रखना है। आगे है शाहजहां बेगम। इन्होंने भोपाल में एशिया की सबसे बड़ी मस्जिद ताजुल मस्जिद का निर्माण करवाया था। इसके बाद बेनजीर भवन का निर्माण करवाया था। लाल कोठी का निर्माण कराया था, जो कि वर्तमान में राजभवन के नाम से जाना जाता है, जो हमारे राज्यपाल जी का निवास स्थल है। उसके बाद इन्होंने प्रिंस ऑफ वेल्स हॉस्पिटल और लेडी लैंसडाउन हॉस्पिटल का निर्माण करवाया था। इसी प्रिंस ऑफ वेल्स हॉस्पिटल को हम वर्तमान में क्या बोलते हैं? हमीदिया अस्पताल। और लेडी लैंसडाउन हॉस्पिटल को हम सुल्तानिया जनाना अस्पताल भी बोलते हैं। दोनों ही भोपाल में स्थित हैं। तो प्रिंस ऑफ वेल्स हॉस्पिटल, प्रिंस लड़का होता है, इसीलिए प्रिंस ऑफ वेल्स हॉस्पिटल पुरुषों के लिए, लेडी लैंसडाउन हॉस्पिटल महिलाओं के लिए। क्लियर है इतनी चीजें? आगे देखेंगे सुल्तान जहां बेगम। अच्छा, एक बात और, कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इलाहाबाद प्राइड ऑफ ऑनर सम्मान से भोपाल की किस बेगम को सम्मानित किया गया? तो इलाहाबाद प्राइड ऑफ ऑनर सम्मान से सिकंदर जहां बेगम को सम्मानित किया गया था। और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की पहली महिला वाइस चांसलर कौन बनी? सुल्तान जहां बेगम, जो भोपाल की चौथी बेगम थी। बाद में इन्होंने अपने बेटे नवाब हमीदुल्लाह खान को भोपाल का अंतिम नवाब बना दिया था। इन्हीं नवाब हमीदुल्लाह खान की बेटी थी, जिनका नाम था सजीदा सुल्तान, जिनकी शादी हरियाणा के इफ्तियार अली खान पटौदी से हुई थी, जिनके बेटे हुए मंसूर अली खान, जो कि एक प्रसिद्ध क्रिकेटर थे, और उनके बेटे हुए सैफ अली खान। ठीक है, क्लियर है इतनी चीजें? तो इतना आपको ध्यान रखना है। सुल्तान जहां बेगम भोपाल में मॉडर्न डेवलपमेंट करवाए। इन्होंने हमीदिया पुस्तकालय की स्थापना करवाई। उसके बाद फिर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की पहली महिला वाइस चांसलर बनी। इन्होंने शिक्षा में काफी उन्नति का काम किया, इसलिए इनके समय पर भोपाल को बगदाद ए हिंद भी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? बगदाद ए हिंद। क्लियर? आगे देखते हैं। तो द आंसर इज सुल्तान जहां बेगम। क्या है क्वेश्चन? अलीगढ़ विश्वविद्यालय की पहली महिला वाइस चांसलर। आगे देखेंगे, whom did शेर शाह सूरी अपॉइंट एज द सूबेदार ऑफ मालवा? शेर शाह सूरी ने मालवा का सूबेदार किसे नियुक्त किया था? द आंसर इज सुजायत खान। द आंसर इज सुजायत खान। ध्यान रखना है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच रूलर गॉट दी मंदसौर फोर्ट कंस्ट्रक्टेड? मंदसौर किले का निर्माण किसने करवाया था? इस किले का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था, शिवना नदी के तट पर, शिवना नदी के किनारे। आप सभी को पता होना चाहिए, मंदसौर जिला जो है वो नर्मदा की सहायक शिवना नदी के
मंदसौर है ना, तो जो मंदसौर जिला है वो शिवना नदी के तट पर स्थित है। ये शिवना नर्मदा की नहीं, चंबल की सहायक नदी है, जिसके किनारे मंदसौर जो हमारा जिला है वो स्थित है। और इसी नदी के किनारे अलाउद्दीन खिलजी ने मंदसौर के किले का निर्माण करवाया था। क्लियर? आगे, मोहम्मद बिन तुगलक ने धार के किले का निर्माण करवाया था, ये भी आपको पता होना चाहिए। जो मोहम्मद बिन तुगलक हैं उन्होंने किस किले का निर्माण करवाया? धार के किले का। आगे देखेंगे, गजेंद्र मोक्ष की रचना किसकी है? अभी हमने पढ़ी गजेंद्र मोक्ष रचना है लक्ष्मी प्रसाद दीक्षित की। संग्राम शाह ने रस रत्न माला लिखी, रूपनाथ झा ने गणेश नृप वर्मन लिखी थी। क्या लिखी थी? गणेश नृप वर्मन। उसके बाद हमने भागीरथ और पद्मनाभ की रचनाएं पढ़ी जो रसमंजरी थी। भागीरथ की हमने पढ़ी दुर्गावती विजय करके एक उनकी रचना थी। उसके बाद फिर एक हमने पढ़ी थी दामोदर की, डी से दामोदर, डी से दिव्य निर्णय, हमने ये पढ़ा। तो आपको ये सभी रचनाएं याद होनी चाहिए। आगे देखेंगे, रूपनाथ झा, गणेश नृप वर्मन, दामोदर ठाकुर दिव्य निर्णय, पद्मनाभ दुर्गावती प्रकाश और वीर चंपू, भानुदत्त की रसमंजरी, लक्ष्मी प्रसाद दीक्षित की गजेंद्र मोक्ष। क्लियर है? आगे, ड्यूरिंग द रेन ऑफ विच गोंड रूलर गुरु नानक देव विजिटेड गरहा किंगडम। ठीक है, तो किस गोंड शासक के समय पहले सिख गुरु गुरु नानक देव जी ने गहोरा राज्य की या गरहा किंगडम की जो है तो यात्रा की थी? तो किसके समय पर? अर्जुन दास के समय पर। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया, किसके समय पर की थी दोस्तों? अर्जुन दास के समय पर। आगे देखेंगे, देखिए लिखा है सिख धर्म के ग्रंथ सूरज प्रकाश के अनुसार गुरु नानक देव ने अर्जुन दास के समय में गड़ा राज्य की यात्रा की थी। ठीक है, आगे, ओरछा के जहांगीर महल का निर्माण। तो जहांगीर के कहने पर अबुल फजल की हत्या किसने की? वीर सिंह देव बुंदेला ने। जहांगीर के सम्मान में वो जब आने वाले थे ओरछा तो जहांगीर महल किसने बनवाया? वीर सिंह देव बुंदेला ने। वीर सिंह देव बुंदेला ने। ये जो चंपत राय थे ये पन्ना रियासत के संस्थापक थे। पन्ना रियासत के संस्थापक, पन्ना रियासत के संस्थापक। भारती चंद्र बुंदेला कौन थे? रुद्र प्रताप सिंह बुंदेला के बेटे। तो रुद्र प्रताप सिंह बुंदेला कौन थे? इनको भी जान ले। ओरछा के संस्थापक, ओरछा की स्थापना इन्होंने की थी। ठीक है, ओरछा की स्थापना। फिर इन्होंने ओरछा की स्थापना की और ओरछा किले का निर्माण कार्य इन्होंने शुरू ही करवाया था और इनकी डेथ हो गई। तो उस किले का निर्माण कार्य पूरा किसने कराया? उनके बेटे भारती चंद्र बुंदेला ने। साथ ही उन्होंने शहर पनाह और रानी महल की स्थापना भी की थी। रानी महल की स्थापना भी की थी। आपसे पूछा जाएगा कि राम राजा मंदिर, ओरछा में स्थित राम राजा मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो राम राजा मंदिर का निर्माण करवाया था मधुकर शाह बुंदेला ने। मधुकर शाह बुंदेला ने। उनकी वाइफ अयोध्या से राम राजा की मूर्ति लेकर आई थी जिनकी स्थापना करवा के उन्होंने राम राजा मंदिर का निर्माण करवाया था। ठीक, अब वीर सिंह देव बुंदेला हम पढ़ रहे हैं तो इन्होंने दतिया का किला, दतिया फोर्ट, करेरा फोर्ट शिवपुरी में, करेरा फोर्ट, ओरछा में सावन भादो महल, जहांगीर महल का निर्माण इन्होंने करवाया था। किसने? वीर सिंह देव बुंदेला ने। इतनी चीजें आपको ध्यान रखनी है। क्लियर है? मधुकर शाह बुंदेला ने चतुर्भुज महल का निर्माण भी करवाया था। कौन सा? चतुर्भुज मंदिर, ठीक है, का निर्माण भी करवाया था। इतनी चीजें क्लियर है?
सबसे पहले वे विच रूरल गॉट दी जहांगीर महल ऑफ ओरछा कंस्ट्रक्टेड? भारती चंद्र बुंदेला? नहीं, रुद्र प्रताप सिंह के बेटे थे, उन्होंने ओरछा किले का निर्माण कार्य पूरा करवाया, शहर पनाह और रानी महल की रचना की। वीर सिंह देव बुंदेला ने दतिया का किला, करेरा का किला, सावन भादो महल और जहांगीर पैलेस का निर्माण करवाया था। क्लियर है? आगे देखेंगे। राम राजा मंदिर का निर्माण अभी हमने पढ़ा, किसने करवाया? मधुकर शाह बुंदेला ने। आगे देखना है, किस शासक ने टेहरी का नाम बदलकर टीकमगढ़ कर दिया था? द आंसर इज विक्रमजीत सिंह। विक्रमजीत सिंह बुंदेला, इन्होंने अपनी राजधानी ओरछा से टीकमगढ़ स्थानांतरित की थी बढ़ते मराठा आक्रमण की वजह से, और टीकमगढ़ में इन्होंने बलदेवगढ़ के किले का निर्माण भी करवाया था। बलदेवगढ़ किला, बलदेवगढ़ के किले का निर्माण भी इन्होंने टीकमगढ़ में करवाया था। ठीक है, फिर ये आपसे पूछा जा रहा है शुभकर्ण बुंदेला, तो ये किससे संबंधित थे? ये दतिया रियासत से संबंधित थे। रामचंद्र बुंदेला और सावंत सिंह, नॉट इंपॉर्टेंट। शुभकर्ण बुंदेला दतिया रियासत से संबंधित थे। क्लियर है? दतिया रियासत की स्थापना वीर सिंह देव बुंदेला के पुत्र थे भगवान राव बुंदेला ने करवाई थी। ठीक है, शुभकर्ण बुंदेला दतिया रियासत के थे। दतिया रियासत में आपको ध्यान रखना है, शुभकर्ण बुंदेला के बेटे हुए जिनका नाम था क्या? जिनका नाम था दलपत सिंह बुंदेला, जिन्होंने दतिया का नाम दिलीप नगर रखा था। बट उतना हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, हमको सिर्फ इतना पढ़ना है कि टेहरी का नाम टीकमगढ़ किसने किया? विक्रमजीत सिंह बुंदेला ने। आगे, ओरछा रियासत के विक्रमजीत सिंह ने नई राजधानी टेहरी को बनाया और नाम बदलकर टीकमगढ़ कर दिया। आगे, ओरछा का शीश महल किसने बनवाया? तो ओरछा का शीश महल बनवाया था महाराजा उद्योत सिंह ने। महाराजा उद्योत सिंह ने। ठीक है, तो इसे शीश महल क्यों कहा गया? बिकॉज कलरफुल ग्लासेस, बहुत सारे, वेरी कलरफुल ग्लासेस नहीं बोलेंगे, मैनी कलरफुल ग्लासेस बोलेंगे। मैनी कलरफुल ग्लासेस यूज्ड हियर। कब बनवाया था? 1605 में, है ना? कब बनवाया था? 1706 में, सॉरी, कब बनवाया था? 1706 में। ये आपको ध्यान रखना है। तो महाराजा उद्योत सिंह, इन्होंने ओरछा में शीश महल का निर्माण करवाया था। इस महल को हमने शीश महल क्यों बोला? क्योंकि यहां पर बहुत सारे कलरफुल ग्लासेस से इसे बनाया गया है। ठीक है, कब? 1706 में, महाराजा उद्योत सिंह के द्वारा। मालवा शासक बाज बहादुर ने अपने शासनकाल में मालवा की राजधानी मांडू से कहां स्थानांतरित की थी? अब आपको यहां पर एक बात ध्यान रखनी है, आज से 2 या 3 क्लास पहले हमने पढ़ा था कि हुमायूं और बहादुर शाह के बीच में, हुमायूं या और बहादुर शाह के बीच में कौन सा युद्ध हुआ था? तो आपको ध्यान रखना है, दोनों के बीच में 1535 में मंदसौर का युद्ध हुआ था। मैंने आपको बताया था प्रीवियस क्लास में या पीछे की 2 क्लास पहले, ठीक है, कि दोनों के बीच में 1535 में कौन सा बैटल हुआ था? बैटल ऑफ मंदसौर। और बैटल ऑफ मंदसौर में बहादुर शाह को किसने पराजित किया? हुमायूं ने। हुमायूं ने पराजित करके कादिर शाह को सेनापति बनाकर यहां पर मांडू पे बैठा गए थे और स्वयं वो दिल्ली चले गए। फिर उसके बाद जब कादिर शाह को यह पता चला कि शेर शाह सूरी यहां पर आक्रमण करने आ रहे हैं, तो वो भाग गए और फिर उन्होंने क्या किया? शेर शाह सूरी ने शुजायत खान को अपना सेनापति नियुक्त कर दिया। किसे? शुजायत खान को। ये मैंने आपको बताया था। तो आपको ध्यान रखना है, शुजायत खान ने मालवा की राजधानी मांडू से सारंगपुर स्थानांतरित की थी। लेकिन इन केस अगर आपको शुजायत खान ऑप्शन में नहीं मिलता तो आपको बाज बहादुर टिक लगाना है। शुजायत खान के बेटे थे बायजिद खान, जिनका वास्तविक नाम क्या था? बाज बहादुर। ठीक है, जो कि मालवा के अंतिम सुल्तान हुए। तो अगर आपको ऑप्शन में शुजायत खान नहीं दिया है तो आपको क्या टिक लगाना है? बाज बहादुर ने मालवा की राजधानी मांडू से सारंगपुर स्थानांतरित की थी। इस बारे में बात हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में या पीछे के 1 से 2 लेक्चर्स में की थी। तो फिलहाल आंसर में आपको क्या ध्यान रखना है? बाज बहादुर ने राजधानी किसे बनाई? सारंगपुर में।
क्लियर है इतनी चीजें। बाज बहादुर और आजम खान जो अकबर के सेनापति थे, दोनों के बीच में युद्ध भी हुआ था, बैटल ऑफ सारंगपुर। क्लियर है। दोनों की ग्रेव, किन दोनों की, रानी रूपमती और बाज बहादुर, दोनों की जो समाधि है वो भी मध्य प्रदेश के सारंगपुर में स्थित है। आगे देखेंगे, आज का लास्ट क्वेश्चन है, असीरगढ़ के किले पर जामा मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा कराया गया? ये मैंने आपको पहले भी बताया, अभी हमने डिस्कस किया। किसने करवाया? द आंसर इज रजा अली खान ने। किसने करवाया? रजा अली खान ने। किसका निर्माण? जामा मस्जिद का निर्माण असीरगढ़ के किले के ऊपरी भाग में। ठीक है, तो ध्यान रखना है। उसके बाद एक हमने पढ़ा था किनके बारे में? मीरन मोहम्मद खान। मीरन मोहम्मद खान जिनकी मम्मी थी, जिनका नाम था रकैया बेगम। रकैया बेगम। और रकैया बेगम के बाद आपको क्या ध्यान रखना है? इन्होंने बीबी का मस्जिद बनवाया था। कहां पर? बुरहानपुर में। किसका मस्जिद? बीबी के मस्जिद का निर्माण बुरहानपुर में किसने कराया? मीरत मोहम्मद खान की मम्मी रकैया बेगम ने। वहीं राजा अली खान ने किसका निर्माण करवाया? जामा मस्जिद का। बुरहानपुर की स्थापना किसने की? सूफी संत बुरहानुद्दीन गरीब के नाम पर हमारे मलिक नसीर ने। ठीक है, उसके बाद फिर आपको याद रखना है फरूकी वंश के अंतिम शासक थे जिनका नाम था मीरन बहादुर। जिनका नाम क्या था दोस्तों? मीरन बहादुर। और मीरन बहादुर और अकबर के बीच में कौन सा अभियान हुआ था? तो दोनों के बीच में हुआ था असीरगढ़ कैंपेन। असीरगढ़ अभियान कब हुआ था? 1601 में। और ये अकबर का अंतिम अभियान था। इसके बाद अकबर की जीत हुई ऑब्वियसली, और ये रीजन यानी फारूकी डायनेस्टी किसके अंतर्गत आने लगी? फारूकी डायनेस्टी किसके अंतर्गत आने लगी? मुगलों के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? मुगलों के अंतर्गत। अकबर ने अपने इस अभियान के लिए काफी सारे पैसे, सोना, चांदी, गहने बांटे थे। इसीलिए कहा जाता है कि असीरगढ़ के द्वार सोने की कुंजी से खोले गए। और अब न्याय बैच खोलेगा आपकी सोने की कुंजी से आपके प्रीलिम्स को क्लियर करा के आपके सफलता के द्वार को। तो आपको निरंतर मेरे साथ न्याय बैच में बने रहना है। हम पूरी प्रीलिम्स की तैयारी बहुत ही सटीकता, बहुत ही ईमानदारी के साथ यहाँ पर करने वाले हैं। तो जितना भी हमने पढ़ा है सभी को, सभी चीजों को आपको याद करना है, पढ़ना है, रिवाइज करना है, कंटेंट को रिवाइज करना है। उसके बाद आपको डेली मेरे साथ देखना है इन क्लासेस को, जहां हम डेली 25 क्वेश्चंस को, जो 25 क्वेश्चंस हमारे 50 क्वेश्चंस के बराबर होंगे, सॉल्व करेंगे और अपनी तैयारी को बेहतर बनाएंगे। आज के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलती हूं आपसे अगले लेक्चर में। तब तक स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और पढ़ते रहिए।